India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं ज़ारा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक की कार्रवाई से आपको रूबरू करवाएंगे और कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण मामले की सुनवाई अब संविधान पीठ सुनेगा। 11 मई को 5 जजों वाली बेंच सुनवाई करेगी। कोई भी पक्ष सुनवाई टालने के लिए आवेदन न करे। सपा नेता आजम खां की अंतरिम जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पर दिखाई सख्ती। कहा 137 दिन से आदेश नहीं आया, यह न्यायिक प्रक्रिया का मजाक। कोर्ट ने कहा जरूरी हुआ तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद देंगे निर्देश। विदेशी तबलीगियों को ब्लैकलिस्ट करने के केंद्र सरकार के फैसले की वैधता की सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा जांच। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश में प्रवेश से इनकार करने पर कार्यपालिका की पूर्ण शक्ति है। ललितपुर रेप मामले में गिरफ्तार एसएचओ तिलकधारी सरोज को यूपी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मामले के सभी 6 आरोपियों को जेल भेजा गया है। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों पर प्रशासनिक नियंत्रण के मसले पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जारी विवाद से संबंधित मामला शुक्रवार को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय पीठ ने मामले को भेजने का फैसला लेने के साथ साथ स्पष्ट कर दिया कि संविधान पीठ केवल सेवाओं से जुड़े सीमित मुद्दों पर विचार करेगी। केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 239A के समग्र व्याख्या के लिए मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेजने की गुहार लगाई थी। पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा इस मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेजने की अर्जी स्वीकार कर ली। शीर्ष अदालत इस मामले पर अगली सुनवाई 11 मई को करेगी। दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच का विवाद अब संविधान पीठ के पास पहुंच गया है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने मसले को संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है। अब 11 मई को 5 जजों वाली बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। इसीलिए कोई भी पक्ष सुनवाई टालने के लिए आवेदन न करें। पीठ ने कहा, इस पीठ को संदर्भित समिति प्रश्न सेवाओं की शर्त के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित है। संविधान पीठ ने 339AA की व्याख्या करते समय राज्य सूची की प्रविष्ट 41 के संबंध में उसी के शब्दों के प्रभाव की विशेष रूप से व्याख्या नहीं की। हम उपरोक्त सीमित प्रश्न को संविधान पीठ को संदर्भित करना उचित समझते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रही है। इसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई चल रही है। उधर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को संविधान पीठ को सुनवाई के लिए रेफर करने की मांग की थी। पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में संशोधन के बाद से दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल के पास है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ये मामला दिल्ली अधिनियम से हुए संशोधन से भी जुड़ा है।
दिल्ली सरकार इस संशोधन का विरोध कर रही है। इस याचिका पर सबसे पहले 2 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने इस मामले के लिए 3 सदस्यीय बेंच के गठन की सिफारिश की थी। 14 फरवरी 2019 को जस्टिस A.K. सीकरी और अशोक भूषण ने CJI से सिफारिश की थी कि सुनवाई के लिए 3 सदस्यीय बेंच गठित की जाए। ये दोनों जज अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब ये मामला संविधान पीठ को भेजा गया है, जिस पर 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। पूर्व में सुनवाई करते हुए जस्टिस भूषण ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली सरकार के पास किसी भी प्रशासनिक सेवा का अधिकार नहीं है। हालांकि जस्टिस सीकरी ने कहा था कि संयुक्त निदेशक या इसके ऊपर के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास हो सकता है। वहीं अन्य प्रशासनिक पदों पर मतभेद की स्थिति में लेफ्टिनेंट गवर्नर का निर्णय मान्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सपा नेता आजम खान की अंतरिम जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पर सख्ती दिखाई है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि 137 दिन से आदेश नहीं आया है, ये न्यायिक प्रक्रिया का मजाक है। कोर्ट ने कहा, हम इस मामले में उच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करना चाहते हैं, जरूरी हुआ तो इस पर आदेश देंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर कड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि 137 दिन से आदेश नहीं आया है, ये न्यायिक प्रक्रिया का मजाक है। कोर्ट ने कहा, हम इस मामले में उच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करना चाहते हैं, जरूरी हुआ तो इस पर आदेश देंगे। कोर्ट 11 मई को इस प्रकरण में सुनवाई करेगा। दरअसल आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस L. नागेश्वर राव और जस्टिस B.R. गवई की बेंच ने मामले की सुनवाई की। यूपी सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुरुवार की शाम 6:30 बजे तक सुनवाई हुई है और हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सपा के पूर्व मंत्री आजम खान की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। इससे पहले कोर्ट आजम की जमानत पर सुनवाई करने पर सहमत हुआ था। आजम की ओर से कपिल सिब्बल ने याचिका मेंशन की थी। सिब्बल ने कहा कि अदालत ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित करने के बाद अरसे से फैसला लंबित रखा हुआ है। कपिल सिब्बल ने कहा कि आजम खान जेल में हैं, जबकि हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर फैसला 4 दिसंबर में ही सुरक्षित रखा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर समुचित आदेश दे। उत्तर प्रदेश में 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आजम खान पर शिकंजा कसा गया था। 2019 में रामपुर से लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद उनके खिलाफ 87 मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद फरवरी 2020 में सीतापुर जेल भेजा गया। लंबी कानूनी लड़ाई से आजम खान को 86 मामलों में तो जमानत मिली, लेकिन शत्रु संपत्ति से जुड़े एक मामले में कोर्ट का फैसला आना बाकी रह गया है। कोर्ट अगले सप्ताह तक अपना फैसला सुना सकती है। अगर आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर हो जाती है तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बाकी मामलों में कोर्ट ने उन्हें पहले ही जमानत दे रखी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ कर रही थी। वर्ष 4 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके 4 महीने बीत जाने पर आजम खान ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आजम ने आरोप लगाया कि राजनीतिक बदले के कारण यूपी सरकार जानबूझकर देरी करा रही है। आरोप है कि आजम ने शत्रु संपत्ति को अवैध रूप से कब्जे में लेकर जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया। हाई कोर्ट में इस मामले में पिछले वर्ष दिसंबर में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून ने अपील दायर करने से पहले प्री डिपॉजिट की शर्त तय की है, तो ऐसी शर्त को पूरा करना आवश्यक है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 27 अक्टूबर 2016 के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए ये टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 45A के तहत प्री डिपॉजिट की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है।
पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य और अन्य फैसले पर भरोसा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि अपीलीय प्राधिकारी को आंशिक रूप से या पूरी तरह से समान परिस्थितियों और शर्तों में प्री डिपॉजिट की आवश्यकता को माफ करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति देते हुए कहा, एक बार जब कानून ने अपील दायर करने से पहले प्री डिपॉजिट की शर्त तय की गई है तो ऐसे शर्त को संतुष्ट करना आवश्यक है। रंजीत सिंह और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में हाई कोर्ट के फैसले को कानून के अनुसार नहीं कहा जा सकता है, इसीलिए प्री डिपॉजिट की शर्त अनिवार्य नहीं है। ये कहना और अपीलीय प्राधिकारी को निर्धारित राशि को माफ करने का विवेक है। ये कहना स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है और इस प्रकार रद्द किया जाता है। नतीजतन वर्तमान अपील की अनुमति है, ये देखते हुए कि नियोक्ता ने निर्धारित राशि का 25% जमा नहीं किया, जिसके कारण अपील को खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नियोक्ता को निर्धारित राशि का 25% जमा करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। कोर्ट ने कहा, यदि उक्त राशि जमा की जाती है तो अपीलीय प्राधिकारी कानून के अनुसार मेरिट के आधार पर अपील पर विचार करेगा। वहीं मार्च 2020 में दिल्ली में आयोजित तबलीगी जमात कार्यक्रम में भाग लेने वाले विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के केंद्र सरकार के फैसले की वैधता की सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते जांच करेगा। सरकार ने सुनवाई के मौके दिए बिना ही इनके भारत आने पर 10 साल की रोक लगा दी है। जस्टिस AM खानविलकर ASO का और CT रविकुमार की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 35 देशों के लोगों को अगले 10 साल तक काली सूची में डाले जाने के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि वीजा देना या इससे मना करना एक कार्यकारी निर्णय है। तबलीगी जमात में शामिल लगभग 3,500 व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट करने के संबंध में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2003 से भारत में तबलीगी गतिविधियों पर प्रतिबंध है, जबकि याचिकाकर्ता एक पर्यटक वीजा पर आए थे और तबलीगी गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे और इसीलिए उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि देश में किसी की निरंतर उपस्थिति को अस्वीकार करने या प्रवेश से इनकार करने के लिए कार्यपालिका की पूर्ण शक्ति है और अनुच्छेद 14 और प्रशासनिक कानून के सिद्धांत तर्कपूर्ण आदेश वीजा उल्लंघन के मामलों में लागू नहीं होते हैं। एक व्यक्ति जिसने पर्यटक वीजा या किसी विशेष प्रकार के वीजा पर देश में प्रवेश किया है और यदि देश का मानना है कि वह कुछ अन्य गतिविधियों में शामिल है, वह उस देश में न्यायिक मंच से संपर्क नहीं कर सकता है। मेहता ने प्रार्थना की कि पीठ वर्तमान मामले के तथ्यों को देखे बिना सिद्धांत पर विचार करे। उन्होंने आग्रह किया कि असंख्य परिस्थितियां हो सकती हैं। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जो एक पर्यटक के रूप में देश में प्रवेश करता है, लेकिन उसके जासूस होने का संदेह है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राष्ट्र के पास शक्ति है कि वह कहे कि अब से हम आपको अनुमति नहीं देंगे। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस AS ओक और जस्टिस CT रविकुमार की पीठ ने पूछा कि क्या इस शक्ति का एक तरफा प्रयोग किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर पीठ ने सुनवाई को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया, ताकि अपने रुख को साबित करने के लिए प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों, निर्णयों और लिखित प्रस्तुतियों को रिकॉर्ड में रख सकें। 21 अप्रैल को न्यायालय ने मौखिक रूप से सुझाव दिया था कि चूंकि भारत संघ के हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह निकास के संबंधित कोर्ट पर ब्लैक लिस्टिंग आदेश को भेजेंगे, लेकिन याचिकाकर्ता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। अदालत ये रिकॉर्ड कर सकती है कि उसकी तामील नहीं की गई है। सरकार ने इस टिप्पणी को लागू नहीं किया है। हम कहेंगे कि भविष्य में यदि वे ब्लैक लिस्ट में डालने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें आपको नोटिस देना होगा और आपको पूर्व अवसर देना होगा। इस पर तुषार मेहता ने प्रार्थना की थी कि बेंच अभी कोई टिप्पणी न करे, क्योंकि अदालत से जो कुछ भी आएगा उसके व्यापक प्रभाव होंगे। ये कहते हुए कि वे अदालत के सुझावों का तुरंत जवाब नहीं दे सकते। सॉलिसिटर जनरल ने समय मांगा था।
ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित ने शुक्रवार को आपराधिक अवमानना याचिकाओं के खिलाफ अपील से संबंधित एक मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने की पेशकश की, ये बताते हुए कि वह बेंच में अपनी पदोन्नति से पहले एक मामले में अमिकस क्यूरी के रूप में शामिल थे। न्यायमूर्ति ललित की अगुवाई वाली एक पीठ ये स्पष्ट करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपराधिक अवमानना के दोषी लोगों को एक बड़ी और अलग बेंच के समक्ष इंट्रा कोर्ट अपील करने का अधिकार होगा। ये मामला एडवोकेट प्रशांत भूषण समेत कई लोगों पर अवमानना की सजा से जुड़ा था। न्यायमूर्ति ललित ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रधान न्यायाधीश एच.एस. कपाडिया के खिलाफ टिप्पणी के मामले में न्याय मित्र के रूप में उन्होंने तहलका पत्रिका के संपादक को जवाब लिखा था, जिसे बाद में प्रकाशित किया गया था, तो मैं एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं था। उन्होंने कहा, उन्होंने इस प्रकार जोर देकर कहा कि वकील ने एक हलफनामा दायर किया और कहा कि उन्हें मामले की सुनवाई में कोई आपत्ति नहीं है। मामला 17 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। ललितपुर में 13 साल की सामूहिक बलात्कार पीड़िता के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार स्टेशन हाउस ऑफिसर तिलकधारी सरोज को गुरुवार को यूपी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नाबालिग पीड़ित लड़की के साथ कथित तौर पर 3 दिनों तक 4 लड़कों ने बलात्कार किया था और उसके बाद उसे पाली थाने में छोड़ गए, जहां एसएचओ ने उसके साथ भी बलात्कार किया। एसएचओ समेत 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और एसएचओ को भी निलंबित कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि लड़की को पहले 4 लोगों ने भोपाल में बहलाया फुसलाया, जहां उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ 3 दिनों तक बलात्कार किया और उसके बाद जब वे उसे पाली थाने में छोड़ गए तो एसएचओ ने भी उसके साथ बलात्कार किया। कोर्ट के आदेश के बाद मामले के सभी 6 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। शुरुआत में एसएचओ सरोज ने पीड़िता को उसकी मौसी को सौंप दिया था, हालांकि बाद में बयान दर्ज कराने के बहाने उसे थाने बुलाया और फिर उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। इस मामले में आईपीसी की धारा 363 अपहरण, 376 बलात्कार, 376 बी लोक सेवक द्वारा अपनी हिरासत में महिला के साथ संभोग, 120 बी साजिश, यौन अपराधों से बच्चे का संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस संबंध में 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कुल तेल विपणन कंपनियों को केरल राज्य सड़क परिवहन निगम या केएसआरटीसी को खुदरा मूल्य पर थोक डीजल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस सीएस डायस और बसंत बालाजी की खंडपीठ ने केएसआरटीसी के पक्ष में अंतरिम आदेश के खिलाफ 3 राज्य के स्वामित्व वाली ओएमसी द्वारा अपील की अनुमति दी। केएसआरटीसी को थोक में बेचे जाने वाले हाई स्पीड डीजल की कीमत खुदरा उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले डीजल के बाजार मूल्य से अधिक दर तक बढ़ाने के ओएमसी के निर्णय को चुनौती देने वाली केएसआरटीसी द्वारा एडवोकेट दीपू थंकान के माध्यम से दायर एक याचिका में अंतरिम आदेश में पारित किया गया था। अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील में ओएमसी ने प्रस्तुत किया कि एकल न्यायाधीश ने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के साथ प्रथम दृष्टया सौदा नहीं किया। विशेष रूप से इस आधार पर रखरखाव को चुनौती दी कि जब संवैधानिक आवश्यकता के विपरीत एक संविदात्मक समझौता होता है तो न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित होता है। इसके अलावा ये प्रस्तुत किया गया था कि ओएमसी और केएसआरटीसी के बीच अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड है जो मध्यस्थता को एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय बनाता है। ये तर्क दिया गया था। इसके अलावा तेल बाजार एक विनियमित है और मूल्य निर्धारण अदालत के अधिकार में नहीं है। अपील ये भी बताई गई थी कि केएसआरटीसी ने 2013 में इसी तरह की राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था कि ये नीति का मामला था और ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। ये भी दावा किया गया था कि केएसआरटीसी को प्रतिदिन 80 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है और अंतरिम आदेश के संचालन पर रोक लगाने से ये और जनता को अपूरणीय क्षति और कठिनाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को विदेशी नस्लों के बजाय देशी गायों का कृत्रिम गर्भाधान करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने
ए दिव्या रेड्डी द्वारा अपने वकील कृष्णदेव जगरलामुंडी के माध्यम से दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में स्वदेशी नस्लों के महत्व और भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के प्रयास के आलोक में उनकी आबादी कैसे घट रही है, इस पर प्रकाश डाला गया। याचिका में कहा गया कि 2012 में किए गए पिछले सर्वेक्षण की तुलना में ये देखा गया है कि विदेशी मवेशियों में 29.3% की वृद्धि हुई है, जबकि स्वदेशी मवेशियों में 6% की कमी आई है। प्रासंगिक रूप से पिछले 6 जनगणनाओं में विदेशी मवेशियों में तेजी से वृद्धि हुई, जबकि स्वदेशी मवेशियों में लगातार कमी आ रही है। याचिका में देशी गायों के महत्व पर जोर देते हुए कहा गया कि केवल दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें विदेशी मवेशियों की कीमत पर हाशिए पर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। देशी मवेशियों के कई अन्य लाभ और विशेषताएं हैं जो भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं, जो विदेशी मवेशियों को नहीं मिल सकते। इन आधारों और अन्य पर याचिकाकर्ता ने गैर वर्णित गायों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की। किसानों और पशुपालकों को स्वदेशी मवेशियों के लाभों और विदेशी क्रॉस ब्रीड मवेशियों के पालन के दीर्घकालिक हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए भी दिशा निर्देश मांगे गए थे। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.